बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे बेसिकली वो है जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ साइकोलॉजी एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको पीपीएससी में भी हेल्प करेंगे, आपको सीएसएस में भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप जितने भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी हवाले से या आप डिग्री कर रहे हैं साइकोलॉजी के, तो उसमें भी आपकी ये इन्हांस लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एमसीक्यू जो हैं उनको ध्यान से देखिएगा, सो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। नंबर 1, डैश साइकोलॉजिस्ट वर्क टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ पीपल इन बिजनेस। यानी कि इस क्वेश्चन में ही हिंट है कि पीपल ऑफ बिजनेस किस में होगा, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 2, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ, को साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, अ हाइपोथेसिस इज, अ हाइपोथेसिस यानी कि हाइपोथेसिस के बारे में उन्होंने हमसे पूछा है। हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल प्रेडिक्शन डिराइव्ड फ्रॉम अ थ्योरी, यानी कि थ्योरी से जो भी हम अजम्पशन या टेस्टेबल हैं, एक अजम्पशन एक मफरूज़ा जो डेवलप करते हैं, हाइपोथेसिस उसको कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now question number 4, question number 4 is the research method used by Freud was। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉइड जो थे उन्होंने सिर्फ एक ही मेथड यूज़ किया था और वो बहुत मशहूर मेथड है, वो है जी केस स्टडी मेथड, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी पर। Now question number 5, question number 5 is the amount of association between two or more variable is, यानी कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो भी अमाउंट ऑफ एसोसिएशन होता है या अमाउंट ऑफ रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं जी, उसको को रिलेशन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। सो को रिलेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Then comes question number 6. Question number 6 is Gestalt theory emphasizes। Gestalt theory जो थी वो perception organization के ऊपर बेस करती थी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, आवर टेंडेंसी टू सी पैटर्न्स, यानी कि हम किस तरह से पैटर्न्स को परसीव करते हैं या उनको देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Then comes the question number 7. Question number 7 is the short fiber that branch out from cell body and pick up the incoming message are called। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल बॉडी से ऑरिजिनेट होते हैं। तो ये क्वेश्चन का हिंट जो था वो भी क्वेश्चन के अंदर मौजूद था। Then comes the question number 8. Question number 8 is the thyroid gland controls। thyroid gland जो होते हैं वो हमेशा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मेटाबॉलिज्म। Then comes question number 9. Question number 9, the ability of the eye to distinguish fine detail is called। यानी कि हमारी आई की जो एबिलिटी है किसी भी डिटेल्स को फाइनली डिफाइन करने की या डिस्टिंग्विश करने की, उसको कहते हैं जी विजुअल एक्यूटी, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Then G, question number 10, a disorder called dash result when fluid pressure build up inside the eyes and cause damage to optic nerve। यानी कि जी ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी आई के अंदर जो है वो प्रेशर फ्लूइड का बढ़ जाता है और वो हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, ऐसी कंडीशन को जी ग्लाइकोमा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्टिक इल्यूजन रिजल्ट फ्रॉम डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन। जिस किस्म भी हम इल्यूजन का सामना करते हैं, किसी भी किस्म की इल्यूजन जो होती है वो बेसिकली डिफेक्ट होता है परसेप्शन का। सो परसेप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है जी आवर जनरल मेथड फॉर डीलिंग विद इन्वायरमेंट इज नॉन एज, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट से डील करने का जो मेथड है उसको क्या कहते हैं जी, वो हमारा जी कॉग्निटिव स्टाइल है, यानी कि हम किस तरह से चीज़ों को कॉग्निटिवली प्रोसेस करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, तो वो हमारा इन्वायरमेंट से डीलिंग का मैकेनिज्म है। सो कॉग्निटिव स्टाइल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सोशल साइकोलॉजी में से है जी, इसका है एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट लीड टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आर कॉल्ड। ऐसे यानी कि स्टिमुलस जो कि हमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ मोटिवेट करते हैं। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस पूछा है तो इसमें जी ड्राइव भी नहीं होगा, नीड भी नहीं होगा, बल्कि इंसेंटिव्स होगा, यानी कि इंसेंटिव्स जो है वो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं, बाकी सारे जो हैं जी वो इंटरनल स्टिमुलस हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है।
Then question number 14 is most psychologists believe that aggression is, यानी कि हमारे पास मोस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि एग्रेशन जो है वो बेस करता है, ऑप्शन इसका है ए करेक्ट, क्योंकि एन इनेट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन, यानी कि हमारे अंदर इनेट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जिसको जो फ्रस्ट्रेशन को शो करता है उसको जी एग्रेशन कहते हैं, और ये सोशल साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग, ठीक है, ट्रांसलेटिंग, ट्रांसमिटिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू ब्रेन, यानी कि डिटेक्ट करना, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना, फिर देन ट्रांसमिट करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को टू द ब्रेन। ये कौन सा प्रोसेस है जी? ये प्रोसेस है सेंसेशन का। सेंसेशन जो होती है हमारे सेंसरी ऑर्गन रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, डिटेक्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, देन जी रिसेप्टर्स उनको ट्रांसमिट करते हैं और उसके बाद वो ट्रांसलेट होते हैं तो हमारे ब्रेन में जाके सेंसेशन का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। सो सेंसेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now question number 16. According to the Alfred Adler, the prime motivating force in a person's life is, यानी कि किसी भी पर्सन की ज़िंदगी में जो मोटिवेटिंग फोर्स है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फोर्स, वो क्या चीज़ है जी? बी उसकी एसेंशियल एंजाइटी, यानी कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में जो कि एसेंशियल एंजाइटी रहती है या हमें किसी चीज़ का होने का खौफ रहता है अपने फ्यूचर में, तो वो जो है हमारे प्राइमरी मोटिवेटिंग फोर्स है किसी भी इंसान की, अकॉर्डिंग टू एडलर। Then comes the question number 17. Which of the following learning mechanism Dupes FBF Skinner see as the beginning of major meaning by which behavior is learned? यानी कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो कि BF स्किनर ने दिया था कि बेसिकली लर्निंग जो होती है बिहेवियर की इस मेथड से होती है। सो ये सबको पता है, हम सबको पता है कि BF स्किनर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के फाउंडर थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग उन्होंने ही दी थी और उन्होंने इसमें रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात की थी। ये जो करेक्ट ऑप्शन है BF स्किनर का, आप जहाँ भी नाम सुनेंगे तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा लिंक करता है, वो उनके फाउंडर हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू पर्सनैलिटी इज लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि कौन सी ऐसी अप्रोच है जो कि लीस्ट डिटर्मिन करती है हमारी पर्सनैलिटी को। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है जी द साइको एनालिटिकल अप्रोच, यानी कि साइको एनालिटिकल अप्रोच जो है वो लीस्ट डिटर्मिन है किसी भी पर्सनैलिटी को स्टडी करने का, किसी भी पर्सनैलिटी को चेक करने का। ठीक है जी, क्योंकि बेसिकली ये बात करते हैं अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और ड्रीम्स वगैरह की, सो ये पर्सनैलिटी को टोटली चेक नहीं कर सकते। Then comes question number 19. Which of the following did Carl Roger believe foster a coherent self concept, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट से कॉन्ग्रेंट करती है, यानी कि मिलती जुलती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जी ऑप्शन नंबर डी है, अनकंडीशनल लव, यानी कि किसी से बगैर किसी मफाद के प्यार करना, अनकंडीशनल लव। ये जी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का या फिर पर्सनैलिटी थ्योरीज का क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो जी जेंडर स्टडीज़ में से है, यानी कि स्टीरियोटाइपिंग का पूछा गया कि स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि वाइडली हेल्ड बिलीव दैट पीपल हैव सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ देयर मेंबरशिप इन द पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि किसी भी इंसान के बारे में जो कि वाइडली बिलीव डेवलप हो जाते हैं किसी भी कल्चर के ऊपर, उसके किसी करेक्टरिस्टिक को मार्केबल कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में, तो ये कहलाती है जी स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि लेबलिंग जो होती है वो बेसिकली इसकी स्टीरियोटाइपिंग कहलाती है। Next is question number 21. In developmental psychology, the term nature refer to factor that influence development, यानी कि कौन सी ऐसी टर्म है जो कि इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी ए, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। क्वेश्चन नंबर 22 इज इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर इज, यानी कि अब उन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर पूछा है हमसे, दैट सिस्टमेटिक से फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द नर्वस सिस्टम। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि हमारी फिजिकल बॉडी ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम को भी जो है ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। वो जी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि हमारे अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं बायोलॉजिकल प्रेजेंट, वो हमारी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। And then the question number 23, a biological determined period in the life of some animal during which certain form of learning can take place most easily is called a dash, यानी कि ये जो इसमें पूछा गया है जी एनिमल के बारे में, एनिमल का बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट पीरियड जो होता है जिसमें वो लर्निंग को सीखते हैं या लर्निंग को फॉर्म करते हैं, उसको जी कहते हैं क्रिटिकल पीरियड, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्रिटिकल पीरियड इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
Then comes question number 24. DAS is distinguished for major stages of cognitive development: the sensory motor, the pre-operational, the concrete operational stage and the formal operation stage. ये चारों stages जो हैं वो किस बंदे ने दी थी? वो है जी जीन पियाजे। के बारे में आप सब जानते होंगे कि जीन पियाजे ने जो थी वो cognitive development के ऊपर काम किया था. So option A is the correct option. Question number 25. Kohlberg theory of moral development was criticized by Galligan primarily because it was based on the study of boys only. यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. कोहलबर्ग की थ्योरी को इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि ये सिर्फ लड़कों पर बेस करती थी, यानी कि बॉयज़ की स्टडी के ऊपर बेस करती थी टोटली. सो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है. Question number 26. The rapid increase in weight and height that occur around the onset of puberty is known as the option C is the correct option adolescent ग्रोथ स्पाउट. यानी कि कौन सा ऐसा पीरियड होता है जब हमारी हाइट और वेट जो है वो रैपिडली इंक्रीज करती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये खास पीरियड होता है जिसे कि एडोलेसेंट ग्रोथ स्पॉट कहते हैं. Question number 27. The dash stage is characterized by an ability to use abstract concept. यानी कि हमारी abstract concept कब develop होती हैं जी, ये सबको पता है formal operational stage पर, यानी कि B is the correct option. Comes the question number 28. We are more likely to experience which of the following during adolescence than any other time in our lives. जी, ऐसा कौन सा वक्त है जो कि हम सिर्फ एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं बजाय कि अपनी पूरी ज़िंदगी के. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है, यानी कि मूडीनेस भी, पेरेंट के चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट भी, रिस्की बिहेवियर्स भी, ये सारे क्या हैं जी एडोलेसेंस के बिहेवियर्स हैं जो कि एडोलेसेंस के बिहेवियर में मोर लाइकली टू अकर होते हैं. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 29 में वो कहता है अ थेरेपिस्ट हु इनकरेज्ड क्लाइंट टू रिलेट देयर ड्रीम्स एंड सर्च फॉर अनकॉन्शियस रूट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स इज ड्रॉन फ्रॉम. अब आपको पता है कि ये सीधा सीधा इसमें हिंट मौजूद है, ये साइको एनालिसिस के ऊपर बात करें, यानी कि ड्रीम्स और अनकॉन्शियस की बात सिर्फ साइको एनालिसिस वाले करते हैं. सो एक ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Then comes the question number 30. Compared to the psychoanalytical therapist, humanistic therapists are more likely to emphasize. यानी कि humanistic therapist जो हैं वो बहुत ज़्यादा emphasize करते हैं किस चीज़ पर? वो basically बात करते थे पर्सनल फीलिंग्स की, पर्सनल ग्रोथ की, मोटिवेशन की. सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सेल्फ फुलफिलमेंट एंड ग्रोथ. वो बात करते हैं हमेशा सेल्फ और पर्सनल मोटिवेशन की, पर्सनल ग्रोथ की. ठीक है जी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है बिहेवियर थेरेपिस्ट अप्लाई लर्निंग प्रिंसिपल टू. बिहेवियर थेरेपिस्ट जो होते हैं वो लर्निंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं ताकि जी एलिमिनेट द अनवांटेड बिहेवियर, यानी कि जो अनवांटेड बिहेवियर है, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, उनको निकाला जा सके. ये बिहेवियर थेरेपी होती है, ये बिहेवियर थेरेपी में यूज़ किया जाता है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अब जी क्वेश्चन नंबर 32. एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी इज रैशनल इमोटिव थेरेपी विच इज़ डेवलप बाय. यानी कि रैशनल इमोटिव थेरेपी जो है वो किसने डेवलप की थी? वो जी ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्बर्ट एलिस ने डेवलप की थी. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 33 जो है सोशल साइकोलॉजी में से है. द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट रूल दैट सोसाइटी स्टेब्लिश टू गवर्नर कंडक्ट आर रेफर्ड एज टू. यानी कि ऐसे कंडक्ट जो कि गवर्नर करते हैं सोसाइटी को, इम्प्लिसिटली भी और एक्सप्लिसिटली भी, उनको कहा जाता है जी ए नॉर्म्स. यानी कि जो नॉर्म्स होती हैं उनको कहा जाता है. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Then जी question number 34. The violation of the society explicit implicit norms can be viewed as not normal in the sense that a violation is. यानी कि अब उन्होंने पूछा कि अगर कोई बंदा जो है वो explicitly और implicitly norms को करता है, devalue करता है या violation करता है, तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि इस violation को किस तरह से देखा जाता है. So option A is the correct option. यानी कि जी deviant is the correct option. Option A is the correct option. क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 में कहते हैं विच एस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी इंक्लूड अनहैप्पीनेस. यानी कि अनहैप्पीनेस जो है वो एक एबनॉर्मेलिटी है, तो इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे या कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो इसको डिफाइन कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि डिस्ट्रेस. क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग पीपल विद द मेंटल इलनेस. यानी कि कौन सी ऐसी बात है जो कि ठीक नहीं है मेंटल इलनेस वाले लोगों के लिए, उनके रिगार्ड में. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. यानी कि सोसाइटी व्यूड सच पीपल एज इन नीड ऑफ हेल्प. यानी कि लोग उनको समझते हैं कि जी ये इनको हेल्प की ज़रूरत है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 37, डायमेंशिया इज़ अ कंडीशन दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय। डायमेंशिया जो कंडीशन है बेसिकली उसमें जो होता है फॉरगेटफुलनेस होती है, इसके अलावा जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, वो डिक्लाइन में चली जाती हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जर्नल इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन, यानी कि डिक्लाइन करता है हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में, हमारे इंटेलेक्चुअल में जो डिक्लाइन होता है उसको कहते हैं जी डायमेंशिया। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 38, द एशियन ग्रीक फिजिशियन क्रिटिसाइज्ड हिस्टीरिया एज, यानी कि हिस्टीरिया को जो एशियन ग्रीक फिजिशियंस थे वो क्या कहते थे? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एन एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी कि वो इस चीज़ को कहते थे कि इसमें अन एबिलिटी हो जाती है इंसान के अंदर, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, वट मॉडल ऑफ मेंटल इलनेस डिड मोस्ट पीपल होल्ड ड्यूरिंग द मिडल एजेस? मिडल एजेस में इनमें से कोई भी मॉडल जो था वो नहीं माना जाता था। तब जो था डोमिनोलॉजिकल मॉडल माना जाता था, जिसमें कहा जाता था कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल इलनेसेस होती हैं, वो किसी डोमेंस की वजह से होती हैं। सो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ई जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, द फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर टू स्पेशलाइज्ड इन मेंटल इलनेस वॉज, यानी कि कौन से ऐसे प्रैक्टिशनर थे जिन्होंने सबसे पहले मेडिकल में इसको मेंटल इलनेस को स्पेशली स्टडी किया था या उस पर काम किया था? तो वो जी सिगमंड फ्रॉइड हैं, जिन्होंने केस स्टडीज़ की थी और उसके बाद उन्होंने अपनी जो भी उनके पास पेशेंट आते थे उनकी केस स्टडीज़ बनाकर जो थी साइकोलॉजी में साइको एनालिसिस को बिल्ड किया था। सो ये क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ तक कंप्लीट। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट जो हैं वो भी मैं एक साथ साथ बनाती रहूँगी। सो इसको देखिएगा ध्यान से, और अगर आपकी हेल्प हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।